स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज की मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक की क्लास में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डिटेल में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत उन सभी बालकों को पढ़ेंगे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिसमें विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, इन सभी को डिटेल में समझेंगे। साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की से जो जुड़ी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनको भी डिटेल में समझेंगे। तो बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट को डिटेल में समझाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो बस आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अंतर्गत ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व और अन्य व्यवहार के कारण वह अपनी आयु के सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे बालक होते हैं जिनकी जो सामान्य योग्यताएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनका व्यक्तित्व है और उनका व्यवहार है, सामान्य बालकों से क्या होता है, अलग होता है। तो ऐसे बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक कहलाते हैं। इन बालकों के अंतर्गत कई प्रकार के बालक आते हैं, जिसमें विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और समस्यात्मक बालक। तो ये 4 प्रकार के बालक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में आते हैं। तो जिसमें हम विकलांग बालक, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, इन सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं विकलांग बालक क्या हैं। तो विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जो साधारण या सामान्य बालकों से मानसिक, शारीरिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषपूर्ण होते हैं। अर्थात वह बालक जिसमें सामान्य बालकों की तुलना में कोई शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक कमी अथवा दोष हो, जिसके कारण उनकी उपलब्धियां क्या हो, अधूरी रह जाती हो, विकलांग या अपंग बालक कहलाते हैं। तो विकलांग बालक ऐसे बालक होते हैं जिनका जो सामान्य बालकों की तुलना में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, इन सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी या दोष होता है। तो उन कमियों को, जो उनकी कमियां हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, विकलांग या अपंग बालक कहते हैं। तो इसमें एक परिभाषा महत्वपूर्ण है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो ऐसे बालक जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, ऐसे बालक को हम विकलांग बालक कहते हैं। तो ये क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि इन्होंने कहा है कि जो विकलांग बालक है, ऐसे बालक होते हैं जिनमें क्या होता है, शारीरिक दोष होता है। तो कुछ ना कुछ उनके अंदर शारीरिक दोष पाया जाता है, जो किसी रूप में क्या है, साधारण जो क्रियाएं हैं, खेलकूद हैं, उनमें भाग लेने से उनको क्या करता है, उस शारीरिक दोष के कारण रोकता है, वह उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, तो उन्हें क्या करता है, सीमित करता है। तो ऐसे बालक क्या होते हैं, विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं। अब जानते हैं विकलांग बालकों को कितने भागों में बांटा गया है। तो विकलांग बालकों के अंतर्गत शारीरिक दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, श्रवण एवं वाणी दोष वाले बालक, मानसिक रूप से विकलांग वाले छात्र और अधिगम अशक्तता वाले छात्र। तो ये 5 प्रकार के विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें शारीरिक दोष वाले बालक, दृष्टि दोष वाले बालक, श्रवण और वाणी दोष वाले, मानसिक रूप से विकलांग और अधिगम अशक्तता वाले। तो आइए अब जानते हैं इनको डिटेल में। तो सबसे पहले समझते हैं शारीरिक दोष वाले छात्रों को। तो शारीरिक दोष, अंग संचालन में दोष वाले छात्र। तो शारीरिक अशक्तता वाले बालकों में अंग संचालन की समस्याएं पाई जाती हैं।
अंग संचालन के दोषों का संबंध मांसपेशी या शरीर के जोड़ों से होता है, जो अंगों तथा हाथ पांव को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की विषमताओं वाले छात्रों को शिक्षक की उन गतिविधियों में भी जिसमें शारीरिक क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है, सीखने में कठिनाई होती है। तो शारीरिक दोष वाले छात्र क्या होते हैं? जिनको क्या है, जिनकी मांसपेशियां और शरीर के जोड़ों में क्या है, समस्याएं पाई जाती हैं, उनके शरीर को चलाने में उन्हें कठिनाई होती है, और जो क्या है, गतिविधियों में, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में शामिल होने से उन्हें क्या होती है, कठिनाई होती है, या कुछ भी सीखने में। तो अब जानते हैं कि शारीरिक अपंगता अशक्तता की पहचान क्या है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि इस बालक में कोई शारीरिक दोष है? तो छात्रों में शारीरिक अंगों में गर्दन, हाथ, उंगलियां, कमर, टांगों आदि में विकृति होती है। ऐसे छात्रों को बैठने में, खड़े होने में, चलने में आदि में क्या होती है, कठिनाई होती है। ऐसे छात्रों को किसी वस्तु को पकड़ने में, वस्तु को उठाने में, पुनः उसे उचित स्थान पर रखने में कठिनाई होती है। प्रायः जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। लिखने में, कलम को पकड़ने में, झटका देकर चलना, अंगों में अवांछनीय हलचल रहना, अंग पूरे ना हो या किसी अंग या हाथ पैर के अंश काट दिए हैं या कट गए हों, तो इस प्रकार के बालक को देखकर हम पहचान सकते हैं कि इस बालक में क्या है, शारीरिक दोष है। इसके बाद है विकलांग बालकों में दृष्टि दोष वाले बालक। तो कक्षा में ऐसे भी बालक होते हैं जिनमें दृष्टि दोष पाया जाता है। ऐसे छात्र सामान्य पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते, उन्हें पढ़ने के लिए किसी सामान्य सामग्री की आवश्यकता होती है। अनेक दृष्टिहीन छात्रों के पढ़ने के लिए ब्रेल छपाई या ब्रेल लिपि बहुत सहायक होती है। तो याद रखिएगा, दृष्टि दोष वाले छात्रों के लिए ब्रेल लिपि की बहुत सहायक होती है, ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है ऐसे छात्रों के लिए। तो अब जानते हैं दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान क्या है। कैसे हम पहचानेंगे कि बालक दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो आंखों की बनावट में दोष होना, आंखें क्या है, टेढ़ी मेढ़ी होना, या आंखों को बार बार मलना, आंखों का बार बार लाल रहना, एक आंख बंद करके सर को आगे की ओर झुकाना, आंखों को बहुत निकट लाकर वस्तु या पुस्तक को देखना, श्यामपट्ट पर लिखित सामग्री की नकल करते समय दूसरे छात्र की सहायता लेना, पलकों को बार बार झपकाना, भौहें की भेंगेपन की शिकायत होना, आंखों से क्या है, पानी बहना, सिर दर्द की शिकायत रहना, चलते समय लोगों से या किसी वस्तु से टक्कर खाकर गिरना। तो ये सभी दृष्टि दोष वाले छात्रों की पहचान है, जिसे देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि इस बालक में दृष्टि दोष है। इसके बाद जानते हैं श्रवण एवं वाणी दोष वाले छात्रों के बारे में। तो शैक्षिक संप्रेषण और सीखने में सुनने की क्रिया का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यार्थी की श्रवण संबंधी समस्याएं उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। तो जो श्रवण संबंधी समस्याएं या वाणी दोष, श्रवण और वाणी दोष है, तो जो शैक्षिक संप्रेषण होता है, कक्षा में शैक्षिक संप्रेषण होता है, उसमें बालक के सुनने और बोलने की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिसमें विद्यार्थी क्या है, इससे संबंधी अगर उसमें कुछ दोष है तो उसको सीखने की जो क्षमता है वह क्या होती है, प्रभावित होती है, उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जानते हैं कि श्रवण समस्याओं के कारण क्या होता है, वाणी दोष उत्पन्न होता है। ये महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि श्रवण समस्याओं के कारण ही वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रवण समस्या के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो सकता है, तो वह है वाणी दोष। इसके बाद जानते हैं श्रवण दोष वाले छात्रों की पहचान के बारे में। तो कान की बनावट में दोष होना, आंखों का अक्सर बहते रहना, कानों का अक्सर बहते रहना, कानों में अधिकतर दर्द की शिकायत होना, कानों को अधिकतर खुजलाते रहना, अच्छी तरह सुनने के लिए सिर्फ सिर को
एक तरफ से दूसरी ओर घुमाना, अध्यापक से प्रायः निर्देशों और प्रश्नों को दोहराने के लिए निवेदन करना। त्रुटि लेखन का मतलब है बोलकर लिखने के लिए बहुत अधिक त्रुटियां करना। सुनते समय अध्यापक के चेहरे को बहुत अधिक ध्यान से देखना, बोलते समय वाणी में कठिनाई का होना। तो ये इन सभी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि बालक में श्रवण दोष है। इसके बाद देखते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालक के बारे में। तो इस प्रकार के बालकों में मूर्ख बालक, निम्न बुद्धि का बालक, मंद बुद्धि का बालक, मंद गति से सीखने वाला, तो ये सभी बालक मानसिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में आते हैं। इन बालकों का वर्गीकरण बालकों की बुद्धि लब्धि IQ पर किया जाता है। जो विकलांग बालकों के अंतर्गत जो मानसिक रूप से विकलांग बालक हैं, तो उनका जो वर्गीकरण है वह IQ बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। अब जानते हैं मानसिक रूप से विकलांग बालकों की पहचान क्या है। तो मानसिक रूप से विकलांग बालकों को पहचानने के लिए शैक्षिक उपलब्धियों का स्तर निम्न होना, जल्दी भूलने की आदत या थोड़े समय के बाद पढ़े हुए पाठ को भूल जाना, ध्यान में एकाग्रता का कम होना, विषय पर कम ध्यान, कम समय तक ही ध्यान केंद्रित कर पाना, विचार शक्ति की कमी होना, तत्काल परिणाम या पुरस्कार की अपेक्षा करना, असफल होने के भय से ग्रसित रहना, आत्मविश्वास का अभाव तथा सीमित संप्रेषण होना, मांसपेशी समन्वय का काम कर होना, स्वयं के कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करना, जैसे खाना खाना, पहनना, कपड़े पहनना, नहाना आदि कार्यों को लेकर स्वयं को उचित देखभाल ना कर पाना, तो यह भी मानसिक रूप से विकलांग बालकों की श्रेणी में आएंगे। समझने में कठिनाई का अनुभव करना, विश्लेषण एवं तर्क शक्ति का अभाव होना, धीमी गति से सीखना, तथ्य को बिना समझे केवल रटने का प्रयास करना, कक्षा में क्रियाकलापों में सक्रिय भागीदारी से जी चुराना, मूर्त उदाहरणों पर अधिक निर्भर करना। इन सभी पहचान के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि बालक मानसिक रूप से विकलांग है। मानसिक रूप से विकलांग बालकों के बाद देखेंगे अधिगम अशक्तता वाले बालक, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो अधिगम अशक्तता वाले बालक, तो जो अधिगम अक्षमता है या अशक्तता है, यह पद दो अलग अलग पदों अधिगम और अक्षमता से मिलकर बना है। जो अधिगम शब्द है इसका आशय होता है सीखना, और जो अक्षमता का तात्पर्य है क्षमता के अभाव या क्षमता की अनुपस्थिति से। तो जो सीखना क्षमता के अभाव से है, अर्थात सामान्य भाषा में अधिगम अक्षमता का तात्पर्य है सीखने क्षमता या योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से है। तो यह तात्पर्य है अधिगम अशक्तता या अक्षमता का। इसके बाद जानते हैं अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो अधिगम अशक्तता के प्रकारों को जो है कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है पढ़ने की अक्षमता। तो जो पढ़ने की अक्षमता है वह दो प्रकार की होती है, एलेक्सिया और डिसलेक्सिया। तो यह दोनों याद रखिए नाम, क्योंकि आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है एलेक्सिया या डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है। तो यह पढ़ने संबंधी अक्षमता है। तो इसमें क्या होता है, बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है। इसके बाद जो दूसरी है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। तो मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता भी दो प्रकार की है, अफेजिया और डिस्फेजिया। तो यह मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जिसमें अफेजिया और डिस्फेजिया है, तो बालक को इसमें क्या है, मौखिक रूप से सीखने में क्या है, कठिनाई होती है। किसी भी भाषा को सीखने में उसे कठिनाई होती है। इसके बाद लिखने की अक्षमता है। तो लिखने की अक्षमता में सबसे पहला प्रकार है अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया। तो ये चारों ही प्रकार की जो अक्षमताएं हैं, जो विकार हैं, वह लिखने की अक्षमता से संबंधित हैं, जिसमें बालक को लिखने में कठिनाई होती है।
तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया यह किस प्रकार की अक्षमताएं हैं, तो यह बालक की लिखने संबंधित अक्षमताएं या अशक्ताएं हैं। इसके बाद है गणित संबंधी समस्याएं। तो गणित संबंधी समस्याओं के अंतर्गत आता है डिस्कैलकुलिया। तो जो डिस्कैलकुलिया है इसको 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो याद रखिए, प्रश्न वहां से भी बन सकता है। डिस्कैलकुलिया को 3 प्रकार से बांटा है। तो जिसमें पहला है बर्बल डिस्कैलकुलिया, दूसरा है ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और तीसरा है लेक्सिल। तो ये तीनों ही प्रकार की जो अक्षमताएं हैं वह गणित संबंधी समस्याएं या क्षमताओं के अंतर्गत आती हैं। तो बर्बल डिस्कैलकुलिया, ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया और लेक्सिकल डिस्कैलकुलिया, तो ये 3 प्रकार की गणित अक्षमताएं हैं। इसमें बालक को गणित संबंधी समस्याएं होती हैं, गणित हल करने में समस्याएं होती हैं, उससे संबंधित ग्राफ बनाने में समस्याएं होती हैं, जो कि डिस्कैलकुलिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी के नाम आप जरूर याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। पढ़ने संबंधी अक्षमता, मौखिक रूप से अक्षमता, लिखने की अक्षमता और गणित संबंधी अक्षमता। इसके बाद जानते हैं शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो उन सभी बालकों की शिक्षा व्यवस्था जानते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपंग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो अपंग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में विशेष प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, जिसमें अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य बालकों जैसा होता है, अतः उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण करने और मानसिक विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई बालक शारीरिक रूप से अपंग है तो वह सामान्य बालक जैसा ही है और उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है वह सामान्य बालकों के जैसी ही होती है। उनकी शारीरिक दोष के अनुसार ही उनके बैठने के लिए कुर्सी मेज की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि वे दूसरों पर बोझ ना बन सकें। उनके शारीरिक दोष का ध्यान रखना चाहिए। विकलांग बच्चों की जो विकलांगों के डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। विकलांग बच्चों को अपनी त्रुटि के बारे में दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरे सामान्य लोगों के संपर्क में बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। विकलांग छात्रों को संवेदना समायोजन करना बहुत आवश्यक है। उनके मन में हीन भावना को दूर करने और शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य होना चाहिए उनका। तो ये सभी अपंग छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला है वह है संपूर्ण या अर्ध अंधे बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो संपूर्ण रूप से अंधे या आधे अंधे छात्रों की शिक्षा के लिए अध्यापक को निम्न प्रकार की विशेष प्रबंध करने चाहिए। तो जिसमें इनका अंधापन किसी ऐनक से ठीक हो सके तो उनके लिए ऐनकों का प्रबंधन करना चाहिए। बिल्कुल आधे छात्र, जो बिल्कुल अंधे छात्र हैं, उनको सामान्य शिक्षण पद्धति के अनुसार नहीं चल सकता है, ना ही सामान्य बिल्कुल आधे के साथ। तो यह उसी प्रकार सीखते हैं। इन्हें अंध जो विद्यालय हैं उनमें भेज देना चाहिए। वहां पर ऐसे छात्रों की शिक्षा के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे छात्रों के लिए ब्रेल लिपि बहुत लाभकारी होती है। कक्ष में ऐसे छात्रों के लिए ब्रेल लिपि का प्रबंध होना चाहिए। इनके लिए मोटे टाइप की पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए। श्यामपट्ट पर स्पष्ट लिखने वाले हो ताकि इन पर लिखी हुई सामग्री या जो भी लिखा जा रहा है यह छात्र उचित प्रकार से उनको पढ़ सकें। तो जो संपूर्ण रूप से अंधे हैं और जो अर्ध अंधे या आधे अंधे हैं उन बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। इसके बाद है पूर्ण बहरे या अपूर्ण बहरे
बालकों की शिक्षा के बारे में जानते हैं। पूर्ण बहरे या जो अपूर्ण बहरे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या है। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था में बहरे छात्रों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में विशेष प्राविधियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे छात्रों और अध्यापकों में अच्छे संबंध स्थापित होने चाहिए ताकि उनके समायोजन के लिए व्यक्तिगत ध्यान दे सकें। इस प्रकार पूर्ण बहरे या जो अपूर्ण बहरे छात्र हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए। के बाद है हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो इनके लिए कुछ इस प्रकार के कदम उठाए जाने चाहिए। इनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करना चाहिए। शल्य चिकित्सा के योग जो दोषों में शल्य क्रिया द्वारा इनका इलाज होना चाहिए। विशेष शब्द का उच्चारण बार बार करवाया जाना चाहिए। छात्रों को बोलने का उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। तो इस प्रकार जो हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाले छात्र हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि बालक को सहानुभूति पूर्वक व्यवहार मिलना चाहिए। कक्षा में उसे ऐसे विशेष शब्दों को उच्चारण करने के लिए बार बार बोलना चाहिए ताकि वह शब्दों को सीख सके और बोल सके। साथ ही उन छात्रों के लिए शल्य क्रिया के द्वारा उनका इलाज करवाना चाहिए और उन्हें छात्रों को बोलने का उचित प्रशिक्षण भी देना चाहिए। अब इसके बाद है मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो जो मानसिक रूप से पिछड़े छात्र हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मानसिक रूप से पिछड़े छात्रों के माता पिता को शिक्षित करना आवश्यक है। ऐसे छात्रों के लिए विशेष स्कूल का प्रावधान होना चाहिए। इन बालकों की शिक्षा के लिए विशेष शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए। जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक हैं उनके लिए विशेष शिक्षण विधि अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि जो सामान्य शिक्षण विधि है इन छात्रों के लिए अहितकारी है, इन छात्रों के लिए वह कारगर नहीं है। तो इनमें जो मंदबुद्धि छात्र या मानसिक रूप से विकलांग छात्रों का पाठ्यक्रम है वह विशेष प्रकार का होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए जिसे मंदबुद्धि छात्र या मानसिक रूप से विकलांग छात्र हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े छात्र हैं, उनके लिए सरल पाठ्यक्रम या उनके योग्य जो पाठ्यक्रम है वह विशेष प्रकार का होना चाहिए। इसके बाद है अधिगम अशक्तता वाले छात्रों की शिक्षा व्यवस्था। तो इन छात्रों के परिवार के वातावरण में सुधार करना चाहिए, सामाजिक वातावरण में सुधार करना चाहिए। इन बालकों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो इन बालकों के उपचार के लिए जो अधिगम अशक्तता या अक्षमता से पीड़ित बालक हैं उनके लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। इनका उपचार मानसिक चिकित्सा द्वारा होना चाहिए, उनके मानसिक तनाव और द्वंद्व उनसे दूर हो सकें। इसके लिए विशेष जो बाल न्यायालय होनी चाहिए जहां पर बाल अधिकार अपराधियों के मामले तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो बालक हैं, अधिगम अशक्तता वाले बालक हैं, इनके लिए क्या है, विशेष बाल न्यायालय होनी चाहिए जहां इस प्रकार के छात्रों से होने वाले जो अपराध हैं उनके मामले वहां तय किए जाते हों। अब इसके बाद जो हमारे दूसरे प्रकार के बालक आते हैं वह हैं प्रतिभाशाली बालक। अभी तक हमने विकलांग बालकों को डिटेल में पढ़ा। अब इसके बाद महत्वपूर्ण है, यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा, प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। इनकी जो परिभाषा है स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो जो स्किनर और हैरीमैन हैं, इन्होंने प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा इस प्रकार दी है कि इन्होंने कहा है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उन बालकों के लिए किया जाता है जो केवल 1% हैं। जो 1% बालक सबसे अधिक बुद्धिमान हैं वह प्रतिभाशाली बालक हैं। तो प्रतिभाशाली बालक ऐसे बालक हैं जो अन्य बालकों से, जो अपनी कक्षा में बालक हैं, उनसे क्या है, सभी बातों में श्रेष्ठ हैं वह, तो वह प्रतिभाशाली बालक हैं।
और इन प्रतिभाशाली बालकों की जो विशेषताएं हैं वो जानते हैं। इनके पास क्या है? विशाल शब्द भंडार होता है, विशाल शब्दकोश होता है, दैनिक कार्यों में विभिन्नता होती है, सामान्य अध्ययन में इनकी क्या होती है? रुचि होती है, आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि का प्रमाण करते हैं ये। पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकती हैं इनकी। पाठ्यक्रम में अत्यधिक रुचि या अरुचि। विद्यालय के कार्यों के प्रति बहुधा उदासीनता होती है। बुद्धि परीक्षणों में उच्च बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनका आईक्यू कितना होता है, तो उनका आईक्यू 130 से 170 के बीच में होता है। प्रतिभाशाली बालकों का आईक्यू 130 से 170 के बीच होता है। मानसिक प्रक्रियाओं की इनमें तीव्रता होती है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है, अध्ययन में अत्यधिक सफल होते हैं ये। तो इस प्रकार ये उनकी विशेषताएं हैं प्रतिभाशाली बालकों की। इसके बाद उनकी प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। तो जिस प्रकार प्रतिभाशाली बालक हैं जो, उनके लिए जो शिक्षा का कार्यक्रम है वहां पर सफल हो सकता है जहां उनकी योग्यताओं का क्या हो? विकास हो सके। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का जो कार्यक्रम है वह इस प्रकार होना चाहिए। तो देखते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। तो सामान्य रूप से कक्षोन्नति होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए कक्षोन्नति, उनकी जो कक्षा की उन्नति या उन्हें दूसरी कक्षा में भेजने के लिए उन्हें जल्दी कर दिया जाए, तो उन्हें भी सामान्य छात्रों की तरह ही उनकी कक्षोन्नति होनी चाहिए। शिक्षक का व्यक्तिगत ध्यान, शिक्षक का उन पर व्यक्तिगत ध्यान होना चाहिए। सामान्य बालकों के साथ ही उनकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। तो जिस प्रकार सामान्य बालकों की शिक्षा है उसी प्रकार प्रतिभाशाली बालकों की भी शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए। तो जो पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं हैं उनका आयोजन होना चाहिए और उनको इनमें सहयोग या इस आयोजन में पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। सामाजिक अनुभवों के अवसर, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम। तो इस प्रकार के छात्रों के लिए, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए विशेष विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए। संस्कृति की शिक्षा देनी चाहिए, इन्हें विशेष अध्ययन की सुविधाएं होनी चाहिए, नेतृत्व का प्रशिक्षण होना चाहिए। तो इस प्रकार प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसके बाद जानते हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कक्षा में कोई प्रतिभावान बालक है तो उस बालक को हम पहचानेंगे कैसे? तो प्रत्येक कक्षा में यह स्कूल में प्रतिभावान बालक होते हैं। इनकी पहचान के लिए अध्यापक को कुछ विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिसके माध्यम से जो अध्यापक है वह पहचान सके कि उसकी कक्षा में प्रतिभावान बालक है। तो जो विधियां उन पर प्रयोग होनी चाहिए उनको जानते हैं, जिसमें सबसे पहला है बुद्धि परीक्षण। उनका आईक्यू टेस्ट करके हम पहचान सकते हैं कि वह प्रतिभावान बालक है। तो प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए अध्यापक विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों या परीक्षाओं का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद है उपलब्धि परीक्षण। तो बुद्धि परीक्षाओं के अतिरिक्त बालकों की उपलब्धि परीक्षाओं द्वारा प्रतिभावान बालकों की श्रेणी के लिए पहचान की जा सकती है उनकी उपलब्धि के आधार पर। इसके बाद है अभिरुचि परीक्षाएं। तो अभिरुचि से बालकों के भविष्य की सफलता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। अभिरुचि किसी ऐसे विशेष योग्यता से संबंधित होती है। तो इस प्रकार अभिरुचि परीक्षाओं से भी प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। इसके बाद है संबंधित व्यक्तियों से सूचनाओं। प्रतिभावान बालकों के व्यक्तित्व के बारे में अध्यापक अन्य व्यक्तियों से भी सूचना एकत्रित कर सकता है।
तो संबंधित उससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, प्रतिभावान बालक है, उस बालक से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे भी सूचनाएं एकत्रित करके उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कर सकता है कि यह बालक किस प्रकार का है। तो इन सभी विधियों के द्वारा प्रतिभावान बालकों की पहचान की जा सकती है। इसके बाद जानते हैं डी हॉर्न और कफ की सूची के आधार पर, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, डी हॉर्न और कफ ने प्रतिभावान बालकों के गुणों की एक ऐसी सूची तैयार की है जिसके आधार पर प्रतिभावान बालकों का पता लगाया जा सकता है। इस सूची की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो जान लीजिए। तो ऐसे बालक सब कुछ आसानी से याद कर सकते हैं, यह स्पष्ट रूप से सोचने, अर्थों को समझने, संबंधों की पहचान करने में श्रेष्ठ होते हैं। साथ ही सामान्य बुद्धि का प्रयोग अधिक करना चाहिए, इन्हें बिना रटकर समझने पर विश्वास करते हैं। ऐसे बालक क्या होते हैं, बिना रटे समझने पर विश्वास करते हैं। शब्द ज्ञान इनका बहुत विस्तृत होता है, कठिन कार्यों को आसानी से कर लेते हैं, मौलिक चिंतन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार डी हॉर्न और कफ की सूची के आधार पर प्रतिभावान बालकों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है, या उनकी सूची में ये सभी शामिल किए गए हैं। इसी के साथ प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं भी समझ लीजिए। कुछ प्रमुख शैक्षिक व्यवस्थाओं का वर्णन निम्न प्रकार है, जिसमें इस प्रकार के बालकों के लिए अवसरों की समानता होना चाहिए, तीव्र पदोन्नति होनी चाहिए, पाठ्यक्रम की समृद्धि होनी चाहिए, बुरी सामाजिक आदतों को रोकना चाहिए। तो इस प्रकार प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो यह प्रतिभावान बालक थे जिसको हमने डिटेल में समझा। तो एक बार फिर से देखते हैं कि इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले जाना कि प्रतिभावान बालक क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। इसके बाद देखा कि इनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार है। के बाद जाना कि प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। साथ ही हमने देखा डी हॉर्न और कफ की सूची के आधार पर प्रतिभावान बालकों के बारे में, और इसके बाद प्रतिभावान बालकों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जाना। तो प्रश्न आपसे कहीं से भी बन सकता है, इसीलिए सभी को डिटेल में पढ़ा। अब इस प्रतिभावान बालकों के बाद हम देखेंगे पिछड़े बालकों के बारे में। तो पिछड़े बालक ऐसे बालक होते हैं जो कक्षा में सामान्य बालकों से अपने जो कार्य करने या पढ़ने में अन्य बालकों से कैसे होते हैं, पिछड़े हुए होते हैं। तो जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा की औसत बालकों से पीछे रहता है, पिछड़ा बालक कहलाता है। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बालक पिछड़ा है तो वह मंदबुद्धि ही होगा। पिछड़ेपन के पीछे अनेक कारण हो सकते हैं, जिसमें मंदबुद्धि होना एक प्रकार है उसका। तो पिछड़ेपन के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जो बालक पीछे है उसके पीछे अनेक कारण हैं। ऐसा नहीं है कि केवल वह मंदबुद्धि है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता उसकी आयु के बालकों से कम है तो उसे भी पिछड़ा बालक ही कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर बालक प्रतिभाशाली है तो उसकी जो शैक्षिक योग्यता है अपनी आयु के बालकों से कम है, तो उसे भी पिछड़ा बालक ही कहा जाता है। अब जानते हैं पिछड़े बालकों की विशेषताओं के बारे में। तो ऐसे बालकों में सीखने की जो गति है वह कैसी होती है, धीमी होती है। जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं ऐसे बालक। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर। व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्त होती है। जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि होती है। सामान्य विद्यालयों के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थता होती है। सामान्य शिक्षा विधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में विफलता। मंदबुद्धि सामान्य बुद्धि या अतिश्रेष्ठ का प्रमाण। मानसिक बुद्धि में अस्वस्थ और समायोजित व्यवहार। बुद्धि परीक्षाओं में निम्न बुद्धि लब्धि, जिसमें 90 से 110 के बीच में।
विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता, अपनी और उससे नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होना, तो ये सभी पिछड़े बालकों की विशेषताएं थी। के बाद देखेंगे पिछड़े बालकों की पहचान कैसे की जाती है। तो सामूहिक परीक्षण के द्वारा, उपलब्धि परीक्षण के द्वारा और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा। तो इन तीनों के माध्यम से पिछड़े बालकों की पहचान की जा सकती है। अब इसके बाद देखते हैं समस्यात्मक बालकों के बारे में। तो समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात जिसके कारण वह समस्या बन जाती है। समस्यात्मक बालक ऐसा बालक है जिसको देखकर ऐसा लगे कि इसमें इसके कारण या इसकी बातों में क्या है, असामान्यता है या इसके कारण कुछ समस्या बनती है। तो समस्यात्मक बालकों की सूची बहुत लंबी है, जैसे कि चोरी करना, यह एक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आता है। झूठ बोलना, क्रोध करने वाले, एकांत पसंद करने वाले, मित्र बनाना पसंद ना करने वाले, आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले, विद्यालय से भाग जाने वाले, भयभीत रहने वाले, छोटे बालकों को तंग करने वाले, गृह कार्य ना करने वाले और कक्षा में देरी से आने वाले आदि बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो समस्यात्मक बालक की जो परिभाषा है वह बैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक शब्द का प्रयोग समानता उन बालकों के का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार या व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। ऐसे बालक समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं। तो यह परिभाषा बैलेंटाइन ने दी थी। तो उन सभी बालकों को जो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं, तो उसमें से जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें से प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला है चोरी करने वाले बालक। तो ऐसे बालक जो किसी लालच में जाकर पहले छोटी चोरियां करते हैं और बाद में उनकी यह एक क्या है, आदत बन जाती है। तो चोरी करना धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है और इसके बाद वो बड़ी चोरियां करने लगते हैं। तो इसका कारण क्या है ये जानते हैं। तो पहला कारण तो है कि उस बालक में अज्ञानता है, अन्य विधियों से वह अपरिचित है, उच्च स्थिति की उसके अंदर इच्छा है, माता पिता की उसकी द्वारा अवहेलना की गई है, साहस दिखाने की उसमें भावना है। बालक में क्या होता है, कई बार अपने प्रति साहस दिखाने की भावना पैदा हो जाती है जिसके कारण वह चोरी करने लगता है। साथ ही उसमें आत्मनियंत्रण का क्या होता है, अभाव होता है। चोरी करने की लत लग जाती है उसको, आवश्यकताओं की आपूर्ति के कारण भी बालक चोरी करने लगता है। तो इन सभी कारणों से बालक चोरी करने लगता है और यह समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आ जाता है। अब जानते हैं चोरी करने वाले बालकों के लिए उपचार हेतु क्या कदम आवश्यक उठाए जाने चाहिए, जानते हैं। तो एक शिक्षक या अभिभावक के लिए चोरी करने वाले बालकों की यह बुरी आदत छुड़वाने के लिए कुछ अनिवार्य सुझाव दिए गए हैं जिनको उन्हें करना चाहिए। तो बालक पर चोरी का दोष कभी नहीं लगाना चाहिए। बालक में आत्मनियंत्रण की भावना का विकास करना चाहिए। बालक की उसके माता पिता द्वारा अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। बालक की सभी उचित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। बालक को विद्यालय में व्यय करने के लिए कुछ धन अवश्य देना चाहिए। बालक को खेल कूद और अन्य कार्यों में अपनी साहस की भावना को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। बालक को यह शिक्षा देनी चाहिए कि वस्तु जिसकी है उसी पर उसका अधिकार है। दूसरे शब्दों में उसको अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने की शिक्षा देनी चाहिए। तो इन सभी कदमों से बालक की जो चोरी करने की लत है उसको छुड़ाया जा सकता है।
इसके बाद अगला जो समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा वह है झूठ बोलने वाला बालक। तो झूठ बोलने वाले बालक में भी अनेक कारण हो सकते हैं कि किस कारण से वह झूठ बोलता है। पहला तो है मनोविनोद। मनोविनोद का अर्थ है कि बालक कभी कभी केवल मनोविनोद अर्थात मजा लेने के लिए भी झूठ बोलता है। वह क्या है, मजा लेने के लिए भी झूठ बोलता है और यह उसकी आदत हो जाती है। दूसरा है दुविधा। तो बालक कभी कभी किसी बात को स्पष्ट रूप से ना समझ सकने के लिए कारण दुविधा में पड़ जाता है और अन्य झूठ बोल जाता है। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण जो बालक है वह झूठ बोलता है, जिसमें जो पहला है वह है मनोविनोद यानी कि मजा लेने के लिए। दूसरा है दुविधा यानी कि वह अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले को नहीं समझा पाता, इस कारण वह झूठ बोलता है, जिसमें सबसे पहला है मिथ्याभिमान यानी कि वह के अंदर मिथ्याभिमान की भावना आ जाती है। दूसरा है प्रतिशोध। तो दूसरे व्यक्ति से प्रतिशोध लेने के लिए भी वह झूठ बोल देता है। दूसरा, इसके बाद है तीसरा स्वार्थ। तो स्वार्थ बस भी, जैसे कि अगर उसका कोई मित्र है तो वह अपने मित्र के कारण स्वार्थवश और वफादारी के कारण वह झूठ बोलता है। तो अपने मित्र के प्रति वफादारी रखने के लिए वह क्या करता है, झूठ बोलता है। और भय के लिए तो क्या होता है, माता पिता या अध्यापक से वह भय के कारण भी झूठ बोलता है। तो इन सभी कारणों से बालक समस्यात्मक बालक यानी कि झूठ बोलने की श्रेणी में आ जाता है। तो जानते हैं झूठ बोलने वाले बालकों के लिए आवश्यक क्या उपाय करने चाहिए। बालकों में नैतिक साहस की भावना का अधिकतम विकास करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। बालक से बात ना करने, उसकी अवहेलना करने, उसके प्रति उदासीन रहने से या अप्रत्यक्ष दंड देने से, दंड देना चाहिए। तो क्या है, बालक से बात ना करने से और उसकी अवहेलना करके उसके प्रति उदासीन रहने से अप्रत्यक्ष दंड देना चाहिए। बालक को ऐसी संगत या वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसे झूठ बोलने का अवसर ही ना मिले। से अच्छी संगत और अच्छे वातावरण में रखना चाहिए जिससे उसे क्या है, झूठ बोलने का अवसर ही ना मिले। बालक को उसका अपराध स्वीकार करवाकर उसे फिर कभी झूठ ना बोलने की प्रतिज्ञा करवानी चाहिए। बालक की आत्मसम्मान की भावना को इतना प्रबल बना देना चाहिए कि वह झूठ बोलने के कारण अपना अपमान सहन ना कर सके। सत्य बोलने वाले बालक की निर्भरता और नैतिक साहस की प्रशंसा करनी चाहिए। तो इन सभी उपाय से बालक में झूठ बोलने की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। इसके बाद जो अगला समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आएगा वह है क्रोध करने वाला बालक या आक्रमणकारी व्यवहार करने वाला बालक। तो इसकी परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार है कि क्रोध आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्रोध क्या है, आक्रमणकारी व्यवहार द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। यह परिभाषा क्रो एंड क्रो ने दी थी। तो क्रोध बालक के आक्रमणकारी व्यवहार के कुछ मुख्य रूप हैं, जैसे कि मरना, काटना, नोचना, चिल्लाना, खरोचना, तोड़फोड़ करना, वस्तु को इधर उधर फेंकना, गाली देना, व्यंग करना, स्वयं अपने शरीर को किसी प्रकार की क्षति पहुंचाना। तो यह सब क्रोध करने वाले बालक व आक्रमणकारी बालक की श्रेणी में आएंगे। तो जानते हैं कि क्रोध आने के कारण क्या होते हैं। बालक के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा पड़ना, बालक में किसी के प्रति ईर्ष्या होना, बालक के खेल कार्यों या इच्छा में विघ्न पड़ना, बालक को किसी विशेष स्थान को जाने से रोकना, बालक की किसी वस्तु का छीन लिया जाना, बालक का किसी बात पर निराश होना, बालक का अस्वस्थ होना या किसी रोग से ग्रस्त होना, बालक का किसी कार्य को करने में असमर्थ होना, बालक के कार्य व्यवहार आदि में निरंतर दोष निकाला जाना, बालक पर अपने माता पिता की क्रोध स्वभाव का प्रभाव पड़ना। तो इन सभी कारणों से बालक क्या है,
क्रोध या आक्रमणकारी हो जाता है और वह इस प्रकार का व्यवहार करने लगता है। अब इस प्रकार के बालकों के लिए क्या आवश्यक उपाय करने चाहिए वो जानते हैं। तो बालक के रोग का उपचार और स्वास्थ्य में सुधार करना चाहिए। बालक को जिस बात पर क्रोध आए उससे क्या है ध्यान हटा देना चाहिए। बालक को अपनी क्रोध पर नियंत्रण करने की शिक्षा देनी चाहिए। बालक को केवल अनुचित बातों के प्रति क्रोध व्यक्त करने का परामर्श देना चाहिए। बालक के क्रोध व्यक्त करके नहीं बल्कि क्या है शांति से शांत करना चाहिए। बालक के क्रोध को दंड और कठोरता का प्रयोग करके उसका दमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसका क्रोध और बढ़ता है। बालक के खेल कार्यों आदि में बिना आवश्यकता के बाधा नहीं डालनी चाहिए। बालक की ईर्ष्या की भावना को सहयोग की भावना में बदलने का प्रयास करना चाहिए। बालक के कार्य व्यवहार आदि में कारण दोष नहीं निकालना चाहिए। जब बालक का क्रोध शांत हो जाए तो उसे तर्क करके से यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका क्रोध कैसा था, अनुचित था। तो इन सभी उपाय से जो क्रोध करने वाले बालक हैं या आक्रमणकारी व्यवहार करने वाले बालक हैं उनको सुधारा जा सकता है। अब इसके बाद जानते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसमें सबसे पहला है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान अनुदान योजना। तो विकलांग पुनर्वास अनुसंधान अनुदान योजना के अंतर्गत समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकलांगों के पुनर्वास के बारे में अनुसंधान के लिए अनुदान योजना चलाई जा रही है। तो याद रखिए, विकलांग पुनर्वास अनुसंधान जो अनुदान योजना है वह समाज कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है विकलांगों के पुनर्वास के लिए। इसके तहत अनुसंधान करने वाले शोधकर्ता, शोध संस्थान, संगठनों आदि को क्या है 100% अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो विकलांग हैं उनके लिए 100% अनुदान दिया जाता है। आवास योजना का विकेंद्रीकरण भी किया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत ही सम परियोजनाएं चलाई जा रही हैं और वर्तमान समय में 3000 से 4000 बालक बालिका इससे क्या है लाभान्वित। योजना के अंतर्गत 3000 से 4000 जो बालक बालिका हैं वह इससे क्या है लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि याद रखिए कि सर्व शिक्षा अभियान सन 2000 से 2001 से चल रहा है और यह भारत सरकार का क्या है एक प्रमुख कार्यक्रम है। जो इस सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य क्या है उद्देश्य है वह 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का जो उद्देश्य है वह सभी बालकों के लिए विद्यालयों में शिक्षा की गारंटी तथा वैकल्पिक विद्यालयों की स्थापना, ताकि क्या है जिन जगहों पर स्कूल नहीं है वहां पर नई स्कूल खोली जा सकें। भारतीय शिक्षा तथा बच्चों को विद्यालयों में बनाए रखने के लिए सभी तरह की असामान्यताओं की समाप्ति करना, ताकि क्षमताओं में उल्लेखनीय क्या हो सुधार संभव हो सके। इसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वह है माध्यमिक तौर पर समावेशी शिक्षा, जो कि क्या है माध्यमिक तौर पर समावेशी शिक्षा अशक्त जो बालक हैं उनके लिए है। तो यह है वर्ष 2009 से 2010 से जो अशक्त बच्चों की समावेशी शिक्षा की पिछली परियोजना के बाद एक नवीन या नई परियोजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसका नाम माध्यमिक स्तर पर अशक्तों के लिए समावेशी शिक्षा की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत जो 9 से 12 कक्षा तक 9वीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, उनको समुचित वातावरण तथा सहायक राशि उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। और यह व्यवस्था 8 वर्ष तक के माध्यमिक स्कूल जाने वाले उसके बाद प्रदान की जाएगी। तो जो बालक कक्षा 8 में है उसके बाद
यह योजना का लाभ ले पाएंगे। इस योजना के अंतर्गत अशक्त बालकों तथा महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनकी सहायता के लिए 2,000 रुपए प्रति माह की भत्ता राशि प्रदान की जा रही है। यह स्कीम 100% केंद्रीय सहायता पर आधारित है। सरकारी संगठन के साथ साथ अशक्त बालकों की क्षेत्र में अनुभव रखने वाले गैर सरकारी संगठनों तथा एजेंसियों को भी इसके तहत लाया गया है। तो यह माध्यमिक तौर पर समावेशी शिक्षा है, जिसमें क्या है, अशक्त बालकों के लिए जो 8वीं कक्षा पास कर चुके हैं, उसके बाद 9 से 12 वर्ष तक 12वीं तक की जो पढ़ाई है, उनके लिए समुचित वातावरण और साथ ही सहायता राशि जो कि 2,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इसी के साथ याद रखिए, यह 2009 से 2010 में यह समावेशी शिक्षा जो माध्यमिक तौर पर शुरू हुई है, 2009 से 2010 के बीच में हुई थी। अब इसके बाद जानते हैं विशिष्ट बालकों के लिए राष्ट्रीय महत्व के जो संस्थान हैं, जो कि कहाँ हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान कहाँ है, तो वह देहरादून में है। याद रखिए, राष्ट्रीय दृष्टि संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय आंगिक विकलांग संस्थान कहाँ है, तो वह है कोलकाता में। इसके बाद अलियावर जंग राष्ट्रीय बधिर संस्थान, तो वह है मुंबई में। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, तो वह है सिकंदराबाद में। यहां से एक ना एक प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें याद जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय विकलांग संस्थान, तो वह है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, तो वह है कटक। यह सभी संस्थाएं विशिष्ट बालकों की शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, अनुसंधान, पुनर्वास आदि सेवाओं के विकास के क्षेत्र में जानी मानी सभी संस्थाएं हैं, जो कि क्या है, विशिष्ट बालकों के लिए खोली गई संस्थाएं हैं। तो आज की क्लास में हमने सभी प्रकार की विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डिटेल में पढ़ा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आपको चैनल पर मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की थ्योरी क्लास, साथ ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। साथ ही आप सभी को बता दें कि हमारा दूसरा चैनल अथर्व एकेडमी, जिस पर आपको मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, जो कि आपको अथर्व क्लासेस पर अथर्व एकेडमी की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जल्द ही हम अपनी अगली क्लास के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।